बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। पिछले 3 दिन लियारी में होने वाली लड़ाई से साबित हो रहा है कि कराची में ऑपरेशन नहीं बल्कि कोई टोपी ड्रामा चल रहा था। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की आईनी काविशें बेसूद हो सकती हैं। MQM ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ ओबामा मुलाकात में तय होने वाले मामलात की पहली किस्त सामने आ गई। हुकूमत ने शकील आफरीदी के मामले पर नजरसानी का फैसला कर लिया। शाहिद आफरीदी करे तो अंजाम कुछ और, डुप्लेसी करे तो नतीजा कोई और। बॉल टेम्परिंग पर ICC के मुतजाद फैसले ने सबको हैरान कर रखा है। फिल्म वार की खिड़की तोड़ कामयाबी का सफर जारी है। लगता है फिल्मी सनत को नई सोच और नौजवान जज्बों की जरूरत है। क्या पीपल्स पार्टी और क्या मुस्लिम लीग नून उनके बस में होता तो शायद बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत ना करवाती। दोनों जमातों ने पिछले 5 साल पंजाब और सिंध में अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की। बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने की वजूहात जानने की जरूरत इसलिए नहीं कि मामला इंतहाई सादा है कि सियासी जमातें अरबों खरबों के तरक्याती फंड्स का निजाम तकसीम दर तकसीम करने के बजाय चंद हाथों तक महफूज रखना चाहती हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट है जो सियासी जमातों का नापसंदीदा तरीन काम उनके हाथों ही करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट का कानून का डंडा ना चलाती तो यकीनन ये 5 साल भी बल्दियाती इदारों से चश्मपोशी में ही गुजर जाते। सुप्रीम कोर्ट के डट जाने के बाद सूबाई हुकूमतों ने बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए कानून साजी की। इलेक्शन कमीशन ने आज बल्दियाती इंतखाबात करवाने का जायजा लिया और 3 सूबों के लिए बल्दियाती इंतखाबात करवाने की तारीख का ऐलान कर दिया। DG इलेक्शन कमीशन शेर अफगन ने मीडिया को बताया कि सिंध में 27 नवंबर और पंजाब बलूचिस्तान में 7 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। मुल्क भर में 80,000 से ज्यादा नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए 1 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 50 करोड़ से ज्यादा बैलेट पेपर छापे जाएंगे। इस बार इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जाम से बचने के लिए अंगूठों के निशान के लिए मकनातीसी स्याही इस्तेमाल करने का फैसला किया है। DG इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा मकनातीसी स्याही के पैड पोलिंग में इस्तेमाल किए जाएंगे। इस सिलसिले में वजारत खजाना से 6 अरब 50 करोड़ रुपए की फौरी फराहमी के लिए रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए कमर बांध चुका है, लेकिन यूं लग रहा है कि जैसे आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की सारी आईनी और इलेक्शन कमीशन की कानूनी काविशें कम से कम सिंध की हद तक बेसूद साबित हो सकती हैं। खबर यह है कि MQM ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। MQM ने सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 आइन के आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। MQM का कहना है कि इस आर्टिकल के तहत आइन की मंशा है कि सूबाई हुकूमतें मकामी या बल्दियाती इदारों का ऐसा मौसर, खुद मुख्तार और अवामी निज़ाम कायम करें जिसे सियासी इक़्तिदार, इंतज़ामी और माली इख्तियारात भी हासिल हों। MQM यूं तो मुल्क भर में अपनी जड़ें रखने की दावेदार है, तहम ज़मीनी हकीकत यह है कि MQM कराची की हद तक एक मौसर अवामी हिमायत रखने वाली जमात है। इस जमात की बुनतर और बुनियादी खाका इस नौइयत का है कि इसकी कौमी और सूबाई सतह पर इक़्तिदार में आने के इम्कानात बज़ाहिर बहुत कम है। इसलिए हिकमत का तकाजा यह है कि इस नौइयत का बल्दियाती निज़ाम लाया जाए जिसके तहत बल्दियाती इदारों के पास कुव्वत नाफिजा हो, पुलिस मुकामी हुकूमत के मातहत हो, माली और दीगर इंतजामी खुद मुख्तारी भी हासिल हो, ताकि MQM कराची में एक मिसाली हुकूमत कायम करके पाकिस्तान के अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके। देखना अब यह है कि अदालत उज़्मा MQM के आईनी दरख्वास्त पर क्या फैसला सादिर करती है, और देखना यह भी है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मौखर होते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन बिला रोक टोक काम जारी रखता है। आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। फिलवक्त एक और अहम खबर की तरफ हम चलेंगे जिसका ताल्लुक कराची से ही है, और बात हम करेंगे लियारी के हवाले से। क्या पीपल्स पार्टी और क्या मुस्लिम लीग नून, इस पर हमने बात की। अब बात पाकिस्तान भर के शहरियों की, जिनको मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची की बेअमनी के खात्मे के लिए बड़े तमतराक से ऑपरेशन का आगाज किया था। इस ऑपरेशन पर कराची भर की सियासी जमातों का इत्तेफाक था। ताहम ऑपरेशन के आगाज पर ही एतराजात की संगबारी इस हुकूमती काविश का मुकद्दर बनी। इसके बावजूद हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत पूरी इस्तेकामत का मुजाहरा करती रही। सैकड़ों गिरफ्तारियां अमल में आईं, लातादाद असलहा और दर्जनों टारगेट किलर्स पकड़े जाने की खबरें मंजर आम पर आईं।
कराची पुलिस के किरदार पर गैर जानिबदार हल्के अगर आशश नहीं भी कर रहे थे तो फिर भी मोतरिज जरूर नजर आ रहे थे। लेकिन कराची ऑपरेशन का सारा भरम लियारी में पिछले 4 रोज से होने वाली गैंग वॉर ने तोड़ कर रख दिया है। पिछले 4 रोज से लियारी के 4 बड़े ग्रुप आपस में ही लड़ पड़े। बाबा लाडला और उज़ैर बलोच के दरमियान मुकासमत का आगाज किस तरह हुआ और किसने फूट डलवाई, सवाल ये नहीं बल्कि सवाल कराची के कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिंध हुकूमत से है कि वो किस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं जिससे कराची के बड़े मगरमच्छ महफूज हैं। लियारी गैंग वॉर के बड़े किरदार बाबा लाडला हो, उज़ैर बलोच हो, जब्बार जेंगू हो, शिराज कॉमरेड हो या ताजू हो, फैसल पठान हो या फिर वसीउल्लाह लाखू, सब के सब कराची पुलिस रेंजर्स हत्ता के हुकूमत सिंध के लिए खुला चैलेंज हैं। पिछले 4 दिनों में लियारी में लड़ी जाने वाली गैंग वॉर इस बात का भी सबूत है कि कराची में मौजूद बेहिसाब असलहा भी कानून के रखवालों की नजर से ओझल है। वहां होने वाली 20 हलाकतों का दूसरा मतलब यह भी है कि कराची में अब तक होने वाला ऑपरेशन दरअसल टोपी ड्रामे के सिवा और कुछ नहीं। उज़ैर बलोच और बाबा लाडला का कराची में रहकर भी कानून की गिरफ्त से बचे रहने का भी एक मतलब निकलता है कि सिंध हुकूमत किसी न किसी तरह जानिबदार है। सवाल यह है कि कराची ऑपरेशन रमा दवा है तो लियारी के बड़े मगरमच्छ इसकी पहुंच में क्यों नहीं? इस एक सवाल से दर्जनों इल्जाम जन्म ले रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं कराची CPLC के चीफ जनाब अहमद चुनाय। अहमद चुनाय साहब, ये तमाम बड़े जो गैंगस्टर्स हैं इनको क्यों नहीं पकड़ा जा सका? 3 दिन हो गए हैं, लियारी के अवाम तंग है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पुलिस और रेंजर्स जो है वो एक सिंसियर एफर्ट कर रही हैं और जहाँ लियारी के अंदर कोई कदम नहीं रखा जा सकता था वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का इतना अच्छा पेनिट्रेशन मैं समझता हूँ एक मस्बत कदम है और हमें इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए वो जो पुलिस और रेंजर्स की तरफ से चल रहा है। ज़ाहिर है ये ऑपरेशन के दूररस नताइज बरामद होंगे, रातों रात कोई चीज़ की अचीवमेंट नहीं हो सकती। ये 2-3 दिन से जो सिलसिला चल रहा है इसको भी काबू पाने के लिए मुतल्लिका इदारे जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं और वक्त के साथ साथ मैं समझता हूँ ये तमाम जो मसाइल हैं जिनमें बड़े क्रिमिनल्स की अरेस्ट है, जो क्रिमिनल्स हैं जो कराची में ऑपरेट कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अमल में आ जानी चाहिए। तो हम ये कहें कि 2 महीने में जो ऑपरेशन होता रहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लियारी में इतना असला इस्तेमाल हो रहा है, 20 लोग मर गए, बाकायदा गैंग वॉर हो रही है। देखिए, इसको हम पूरे कराची पे एक नज़र डालें तो पूरे कराची में हालात जो हैं वो बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जहाँ ज़ाहिर है जो मखसूस इलाके हैं कि जिनमें क्रिमिनल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा था उन इलाकों में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। DG रेंजर साहब ने भी आज बयान दिया है कि 6 महीने का वक्त लग सकता है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत अच्छी काविश है कि जिसमें पुलिस और रेंजर्स तेज़ी के साथ हरकत में आ रहे हैं, चाहे वो लियारी का इलाका हो, चाहे कोरंगी का हो, चाहे फटलबेरिया का हो, कोई भी इलाका हो, तमाम इलाकों में जो है वो पुलिस और रेंजर्स बिला इम्तियाज़ कार्रवाई कर रही है और इन इलाकों से बड़े मस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। आप अगर क्रिमिनलिटी के फिगर की तरफ नज़र दौड़ाएं तो स्ट्रेट अवे 50% रिडक्शन नज़र आता है बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारी जगहों पर इससे भी कम रिडक्शन नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की गमबाजी कर रही हैं कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो पूरे मौसर अंदाज से हुकूमत की हिदायत पर हुकूमत के ज़ेर एहतमाम जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और इस पूरी क्रिमिनलिटी के अमल को जो है वो ख़त्म करने के लिए तगोदो कर रही हैं। लेकिन गैंग वॉर के जो लोग हैं, बाबा लाडला हो, उज़ैर बलोच हो, ताजू, लाखू, ये सब नाम ये वहीं पर मौजूद हैं, आपस में लड़ रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी ना होना ये तो एक बड़ा सवाल है। सबसे ज्यादा आबादी लियारी में है कराची में अगर हम देखें और वहां पर तो नाकामी नजर आ रही है। देखिए, इसको हम नाकामी नहीं कहेंगे। मैंने पहले कहा कि जहाँ कोई एंट्री नहीं थी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की वहाँ एंट्री हो जाए, उसके बाद पेनिट्रेशन हो जाए और इसके बाद जो है वहाँ पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं जिसकी रोज़ मीडिया में भी बात आती है, मीडिया खुद वहाँ मौजूद होता है, गिरफ्तारियाँ अमल में आती हैं। तो जाहिर है कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हैं और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जी कोई बड़ा नाम, हम ये ऐलान करके जाएं या तशहीर करके जाएं जिसकी गिरफ्तारी से ये मामला रुक सके। अहमद चुनाय साहब, वो हमें नहीं नजर आ रहा। इतना असलहा इन लोगों के पास अब भी मौजूद है, जो भारी असलहा है वो भी बरामद नहीं हो सका। मैं इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा नहीं होता कि हम अनाउंस करके जाएं कि जी फला क्रिमिनल को हम पकड़ने जा रहे हैं और वो हमारे इंतज़ार में बैठा होगा। ऐसा नहीं होता। ये टारगेटेड कार्रवाइयाँ होती हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन की बेस पर जो है वो हमारी फोर्सेस जो हैं वो आगे बढ़ती हैं और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पर जो है वो क्रिमिनल्स को पकड़ती हैं। वक्त के साथ साथ जब इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मौजूदगी की इत्तला मिलती है, तो ये बड़े नाम की जब आप बात करते हैं तो अगर ये क्रिमिनलिटी की हम बात कर रहे हैं तो ये क्रिमिनल्स जो हैं वो ज़रूर पकड़े जाएंगे और कानून की गिरफ्त से जो है वो किसी सूरत में बच नहीं सकते।
अहमद चुनाई साहब, ये फरमाइए कि यहाँ से जो MNA और MPAs हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, कहीं ये सियासी वजह तो नहीं है कि यहाँ पर इतना ऑपरेशन हम कामयाब नहीं देखने ले आ रही हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें हुकूमत की इसमें कोई सारे अज़ाइम जो हैं हुकूमत के बिल्कुल साफ़ सुथरे इसमें हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत जो है वो भरपूर साथ ना दे रही हो उस ऑपरेशन का। इसी सिंध हुकूमत की हिदायत पर कायम अली शाह साहब की सरबराही में जो है ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो चाहे वो किसी और की कॉन्स्टिट्यूंसी हो। तो ये एक तो खुशाइन बात है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एफिलिएशन के उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, ये ऑपरेशन बिला इम्तियाज़ हो रहा है, चाहे वो रेंजर्स की तरफ से हो चाहे पुलिस की तरफ से हो। और ये एक सबसे अच्छी बात है कि जहाँ जहाँ क्रिमिनलिटी नज़र आती है, मैंने पहले भी मेंशन किया कि कराची का कोई भी इलाका हो, कराची का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, फोर्सेस जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। इसकी डेली मीडिया रिपोर्ट पेश कर रहा है, डेली जो है वो गिरफ्तारी अमल में आ रही है, मुलजिमान की फिल्मिंग हो रही है, जो असला बरामद हो रहा है उसको जो है वो दिखाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव अमल है और इसमें मैं समझता हूँ पूरा अहले कराची जो है वो इन क्रिमिनल्स के लिए खड़ा हो गया है, इन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है। और जहाँ जहाँ क्रिमिनल्स की मौजूदगी हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस और रेंजर्स को आज बिला खौफ ख़तर दी जा रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब गैदर होंगी, फोर्सेस हमारी आगे बढ़ना शुरू होंगी, तो ज़ाहिर है क्रिमिनल अपनी जगह से भागेगा और जब उसको कोई जगह नहीं मिलेगी तो बिलाखिर जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में आ जाएगा वो। अहमद चुनाई साहब, ये बताएं कि लियारी में ज़्यादातर गरीब लोग हैं, रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले हैं, अपना काम करते हैं, 3 दिन से उनका तो रोजगार मुतासर हो रहा है, इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, उससे उनको नुकसान हो रहा है। कब तक ये इस तरह चलेगा? एक ऑपरेशन पहले भी हुआ था, 8 दिन जारी रहा, कुछ हासिल नहीं हुआ था। देखिए, लियारी की आबादी एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक 18 लाख से ज़ायद की आबादी है और ये सब कराची का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा टाउन है। मैं समझता हूँ लोगों को बड़ी तकलीफ़ें वहाँ पर हैं, लोग बड़ी अजियत में मुब्तला हैं और ये इस किस्म की गैंग वॉर जो है वो गरीब लोगों का, जिनका कोई ताल्लुक इस क्रिमिनलिटी से नहीं होता, उनका सबसे बड़ा नुकसान होता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन अव्वलीन तरजीह इस वक्त ये है कि क्रिमिनल्स को पकड़ लिया जाए, असला बरामद कर लिया जाए और एक दफ़ा जो है वो तमाम क्रिमिनलिटी का सफाया कर दिया जाए, ताकि लोग चाहे वो लियारी टाउन में हो चाहे कराची के किसी टाउन में भी हो, वो सुख का सांस ले सकें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। साथ साथ मईशत का पहिया जो है कराची में रुक गया है, उस मईशत के पहिए को भी चलाने की ज़रूरत है। लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को एक आइडियल वर्किंग एटमॉस्फेयर मिलेगा और लोग जो हैं वो काम करने पर तरजीह देंगे। चंद क्रिमिनल्स की वजह से पूरा शहर या पूरा टाउन बदनाम हो जाए, मैं समझता हूँ कि उन लोगों को पकड़ना अव्वलीन तरजीह होती है। उन लोगों को पकड़ कर हम ज़िंदगी को जो है वो नॉर्मल डगर पर चलाने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अहमद चुनाई, चीफ CPL हमारे साथ थे। उनका कहना है कि कई रोज लग सकते हैं, 1-2 दिन में मामला हल होने वाला नहीं है। लियारी के लोग शदीद परेशान हैं, कोई एक बड़ी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी, कोई एक बड़ा गैंगस्टर नहीं पकड़ा जा सका और गैंग वॉर वहां पर अब भी जारी है। ना जाने और कितना वक्त लगेगा इन लोगों को गिरफ्तार करने में। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। नवाज शरीफ ओबामा मुलाकात में तय होने वाले मामलात की पहली किस्त सामने आ गई। हुकूमत ने शकील आफरीदी के मामले पर नजरसानी का फैसला कर लिया। उसामा बिन लादेन, रेमन डेविस, एमल कांसी और गुआंतानामो बे में कैद न जाने कितने नामालूम। अमेरिका को जो मतलूब था वो इसे दे दिया गया या वो लेकर चला गया। हमने कभी कान दाएं से पकड़ा तो कभी हाथ घुमाकर दाएं कान को बाएं तरफ से ही पकड़ा। किस्सा मुख्तसर, हमारी जुर्रत ही कहां कि दुनिया के सुपर पावर के सामने कदम जमाकर खड़े रहें। मेरी बात रद्द करने वालों के पास भुट्टो की मिसाल होगी या फिर एटमी धमाके करने वाले नवाज शरीफ साहब की। इस फकीर के पास जवाब है कि फिर इसके बाद क्या हुआ। माजी की तल्ख यादों की तरफ जाने का फिलहाल यहाँ कोई इरादा नहीं। अलबत्ता आने वाले दिनों की खबर अमरीकी टीवी ने दे दी है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अमरीकी हुकाम से डॉक्टर शकील आफरीदी केस पर नजरसानी का वादा किया है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक वाशिंगटन में ऐवान नुमाइंदगान के एक बंद कमरे के ऑफिशियल इवेंट के दौरान मोहतात और मुनज़्ज़म अंदाज से इस इजलास का इनेकाद किया गया।
जिसमें आलमी रहनुमा यानी नवाज शरीफ, कांग्रेस के नुमाइंदगान और गैर सरकारी तंजीम के अफराद के दरमियान बातचीत हुई। इजलास में नवाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया कि वो इस काम को आला कानूनी माहिरीन को सौंपेंगे कि डॉक्टर शकील आफरीदी के खिलाफ मुकदमा चलाने के अमल पर नजरसानी करें। खारजा अमूर पर अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की कमेटी के चेयरमैन राइस और क्लिफ के साथ फ्री अफरीदी मुहिम के सरबरा रॉबर्ट लॉर्सेच ने पाकिस्तानी क़यादत पर दबाव डाला कि शकील अफरीदी को रिहा किया जाए और इसे बाकी की जिंदगी अमेरिका में गुजारने दी जाए। अमरीकी टीवी के मुताबिक 25 मिनट के इस इजलास में पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर सरताज अजीज और वजीर खजाना इसहाक डार भी शामिल थे। इस इजलास का ऐलान पहले से नहीं किया गया था। दूसरे लफ्जों में ये इजलास खुफिया रखा गया था और ये इजलास पाकिस्तानी वक्त के लिए हैरानकुन भी था। अमरीकी खारजा अमूर से मुतालिक कांग्रेस की कमेटी की तरफ से पिछले मंगल की शब दिए गए डिनर से पहले फौरी तौर पर साइड रूम में इस इजलास या मुलाकात का इंतजाम किया गया था। दूसरी तरफ शकील आफरीदी की मुख्तसर कहानी यह है कि जब 2 मई को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की हलाकत हुई, इसके कुछ दिन बाद शकील आफरीदी को तोरखम बॉर्डर से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो मुल्क छोड़कर जा रहे थे। इल्जाम ये लगाया जाता है कि डॉक्टर शकील आफरीदी ने उसामा बिन लादेन तक पहुंचने के लिए हिफाजती टीकों की कैंपेन चलाई, जिसकी बदौलत उसामा बिन लादेन का सुराग लगाया जा सका। एबटाबाद कमीशन ने शकील आफरीदी को गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया, लेकिन उन पर मुकदमा मंगल बाग से ताल्लुकात और मंगल बाग की लश्कर इस्लामी को 20 लाख रुपए देने का चला और फिर शकील आफरीदी को 33 साल की कैद की सजा सुना दी गई। शकील आफरीदी की कैद के मामले पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तनाव का शिकार भी हुए और 33 साल कैद के एवज 3 करोड़ 30 लाख डॉलर की इमदाद रोकी गई, यानी हर साल 10 लाख डॉलर अमरीकी सेनेट ने शकील आफरीदी को हीरो करार दिया गया। इसीलिए वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे के दौरान शकील आफरीदी की रिहाई का मामला भी जेर बहस आया। हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इसी पर बात होगी। हमारे साथ है सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल। इम्तियाज गुल साहब, आप इस कमीशन एबटाबाद कमीशन के सामने भी पेश हुए थे, उसमें भी बात हुई थी गद्दारी की। क्या वाकई शकील आफरीदी को वजीर आजम अमरीका के हवाले कर सकते हैं? देखिए, अगर ऐसा हुआ तो इंतहाई बदकिस्मती की बात होगी और जिस भद्दे अंदाज में माजी की हुकूमतों ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात या उसके मुतालबात माने, ये उसमें एक और इजाफ़ा होगा, क्योंकि अमरीकी चाहे जो मर्ज़ी कह लें, शकील आफरीदी को FCR के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ा। उसी के तहत लश्कर इस्लाम या हाजी मंगल बाग को पैसे या अतियात देने के इल्ज़ाम में उस पर मुकदमा चलाया गया और ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे इंतहाई एक क्रिमिनल गलती का इर्तिकाब किया गया पाकिस्तान के हुकाम की तरफ से, क्योंकि बुनियादी तौर पे डॉक्टर शकील आफरीदी फाटा सेक्रेटेरिएट के एक मुलाजिम थे, उन्हीं से तनख्वाह वसूल करे थे। फाटा सेक्रेटेरिएट गवर्नर और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के मातहत एक इदारा है और बहुत आसान था कि उस वक्त ये मुकदमा इस तरह कायम किया जाता कि चूँकि एक सरकारी मुलाजिम है, पाकिस्तानी शहरी हैं और उन्होंने उस हैसियत को एक दूसरे मुल्क के लिए जासूसी के मकासद के लिए इस्तेमाल किया और आर्टिकल 6 आइन का बराह रास्त उस पर लागू होता था। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त के रहनुमाओं ने, हुकाम ने अपनी जान बचाने के लिए, मुस्तकबिल की मुश्किलात से बचने के लिए, जो कि अमेरिका की तरफ से शायद वो फोर्सी कर रहे थे, उसको एक ऐसे मुकदमे में फंसाया या सज़ा दिलवाई जिस पे अभी यकीनन नज़रसानी होगी, क्योंकि वो कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसको साबित किया जा सकता है। अलबत्ता आर्टिकल 6 के तहत गैर मुल्की जिसको एस्पियोनाज कहते हैं, यानी जासूसी के इल्ज़ाम में डॉक्टर शकील आफरीदी पे यकीनन एक मुकदमा चल सकता है। जी, लेकिन इसके जवाब में ये भी तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया को एक शख्स मतलूब था और उसकी गिरफ्तारी के लिए मदद देना कौन सा जुर्म हो गया, ये भी बात तो की जाती है। बिल्कुल की जाती रहे, लेकिन पाकिस्तान को इसके जवाब में ये भी कहना चाहिए कि अगर किसी अमरीकी शहरी को अमेरिका में ISI या MI6 के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया और वो बात साबित भी हो गई, तो उस सूरत में अमरीकी हुकाम या बरतानवी हुकाम फिर क्या करेंगे? ये जवाब मेरा ख्याल है ये बयानिया पाकिस्तान की तरफ से अभी तक सामने नहीं आया और बदकिस्मती से इसको एक ऐसे इशू के साथ जोड़ दिया गया है जो कि मैं नहीं समझता कि इसके पल्ले का है। यानी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने भी और इस हुकूमत ने भी डॉक्टर आफिया, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुस्तकबिल के साथ वाबस्ता कर दिया है। हालांकि ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ही क्यों यहाँ से उठा के ले जाया गया, तो मैं नहीं समझता कि दोनों केसेस एक दूसरे के बराबर हैं। अमेरिका यकीनन ये कहेगा कि उसको बाकायदा
अमेरिकी कानून के तहत सज़ा दी गई, पाकिस्तान को भी ये कहना चाहिए कि हम अपने कानून के तहत डॉक्टर शकील आफरीदी का बाकायदा ट्रायल करेंगे। इम्तियाज गुल साहब, ये फरमाइए, ये कई दफ़ा हमने ये मीडिया में बात आई लेकिन आगे ना बढ़ सकी कि शकील आफरीदी के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई, इस तरह का कोई मुआहदा आपको लगता है, कोई डील हो सकती है? देखिए, अगर कानून के मुताबिक जाया जाए तो फिर कोई डील नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिकी कानून के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ट्रायल बिल्कुल फेयर अंदाज में किया गया, यानी मुनासिब ट्रायल था, उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। अमेरिकी हुकूमत, मैं नहीं समझता कि उसको इस अंदाज में पाकिस्तान के हवाले करेगी। जी, अच्छा ये बताइए, ये जो अब खबर आ रही है कि शकील आफरीदी के बारे में वज़ीर आज़म ने ये कमिट कर दिया कि उसके लिए नज़रसानी की जाएगी, एक हाई लेवल लीगल एक्सपर्ट्स की एक कमेटी होगी, वो इस पर देखेगी, नज़रसानी करेगी, इससे बात जाहिर नहीं होती कि जो खबरें वहाँ पर आती हैं, जो स्टेटमेंट्स वहाँ से जारी की जाती हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं, पीछे और भी बहुत सी बातें हो रही होती हैं ऐसे दौरों पर? या बिलाशुबा ये मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि इस मसले पे बात हुई होगी सेनेट के अंदर भी, कांग्रेस के अंदर भी, और इस हवाले से जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया, हो सकता है वो मीटिंग भी यकीनन हुई हो और उसमें ये वादा कराया गया हो कि हम इस मुकदमे का सरे नौ जायज़ा लेंगे। उसका ये मतलब होगा कि पाकिस्तान का ताज़ीराती कानून इस्तेमाल किया जाएगा डॉक्टर शकील आफरीदी के ख़िलाफ़ केस के लिए, और अगर ऐसा हुआ तो उसमें फिर बहुत सारे सुकम मौजूद होते हैं। उसके तहत मैं समझता हूँ कि आसानी से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा शकील आफरीदी को अमेरिका के हवाले करने का। इम्तियाज गुल साहब, फरमाइए कि अमेरिका के लिए ताहम क्यों है शकील आफरीदी की रिहाई? इसके लिए तो तनाव पैदा हो गया इस मसले को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका में, और इमदाद भी पाकिस्तान की रोक ली गई। हर साल जो 33 साल सजा हुई उसके एवज 10 लाख, हर साल के लिए 10 लाख डॉलर इमदाद रोकेगी बाकायदा, $33 मिलियन। देखिए, इस बात पे को मद्देनजर रखना चाहिए कि एक दुनिया की वाहिद सुपर ताकत, वो अगर ये समझती है कि उसके मकासद की राह में, उसके मकासद के हुसूल के लिए अगर कोई शख्स या कोई ग्रुप कोशिश कर रहा है और उसकी राह में जो भी रुकावट आएगी उसको हर तरीके से अबूर करने की कोशिश की जाएगी, चूँकि सुपर ताकत का घमंड यही होता है। और अगर वो ये समझते हैं कि CIA के लिए डॉक्टर शकील आफरीदी ने काम किया तो जाहिर है कि उसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और अगर CIA के लिए डॉक्टर शकील आफरीदी ने काम नहीं किया तो फिर सवाल पाकिस्तानी हुकाम को ये भी करना चाहिए कि आखिर उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है कि जिसके लिए तमाम अमरीकी पार्लिमानी अरकान इस हद तक मुसिर हैं कि उसको एक अमरीका का कौमी एजाज़ भी दिया जाए। ये काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है दबाव था पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म दबाव डाला गया शकील आफरीदी के लिए और उस पर फिर वज़ीर-ए-आज़म को कमिट करना पड़ा। लेकिन ये भी कहा गया कि ये ड्रोन हमलों का मामला जल्द हल हो जाएगा, यानी उसमें गिव एंड टेक हो रहा है। कुछ अमेरिका की बातें मानी जा रही हैं, कुछ पाकिस्तान मनवाने की कोशिश कर रहा है, और कहा गया कि जल्दी ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे। आपको लगता है बैलेंस होगा आगे चलकर इन मामलात में, या अमेरिका जो चाहेगा वही होने वाला है? देखिए, जहाँ तक ड्रोन का मामला है उस पर तकरीबन सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ है, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा है, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, चाहे दूसरी यूरोप की कई हुकूमतें हैं। वो एक बुनियादी इंसानी हुकूक का बुनियादी बैन अक़वामी कानून का हिस्सा है, और उसके ये पहली मरतबा काफ़ी बरसों में हुआ है कि अमेरिका का जो मिलिट्री यूनिलैटरलिज्म है, यानी एक तरफा तौर पे वो जो कार्रवाइयाँ करता रहा है, वो चैलेंज हुई हैं, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है। अब पहली मरतबा ये हुआ कि पाकिस्तान खुल के बोला है, बैन अक़वामी बरादरी भी उसके साथ है, जबकि शकील आफरीदी का मैं नहीं समझता कि इस अंदाज में उसको कोई पजीराई होगी, क्योंकि एक बहुत गलत प्रेसिडेंट बनता है, गलत मिसाल बनती है कि अगर अमेरिका समझता है कि उसके किसी कारिंदे को किसी दूसरे मुल्क में गिरफ्तार कर लिया गया तो उस मुल्क के तमाम तर कवानीन को बालाए ताक रखते हुए उस शख्स को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। उसके लिए कोई ना कोई कानूनी तकाज़ों को मेरा ख्याल है कि सामने रखना होगा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, सीनियर दिफाई तज़किया के साथ उनका कहना है शकील आफरीदी की रिहाई जो है इतना आसान मामला नहीं होगा। अगरचे रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, अमेरिका का एक बड़ा टेलीविजन चैनल उसका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कमिट किया है वहाँ पर कि वो शकील आफरीदी की रिहाई के लिए कुछ इंतजाम करेंगे। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। शाहिद आफरीदी करे तो अंजाम कुछ और, डुप्लेसी करे तो नतीजा कोई और। बॉल टेम्परिंग पर ICC के मुतज़ाद फैसले ने सबको हैरान कर रखा है।
पाकिस्तान आईसीसी का सौतेला बच्चा है, ऐसा सौतेला जिसकी अच्छाई भी बुराई नजर आती है, और ऐसे बच्चे से अगर कोई भूल चूक हो जाए तो फिर कैसे मुआफ हो सकती है। छोटी सी गलती की बड़ी से बड़ी सजा मिलती है, जबकि दूसरी टीमें लाडली हैं, लाडली, जिनकी फाश गलतियां मसलहतों कानूनी मुंह शगाफियों की ओट में छुप कर नजर नहीं आती। पाकिस्तानी क्रिकेट से आईसीसी की यह मुखासमत और तासुब दुबई में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खुलकर सामने आ गया, जहां जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी डुप्लेसिस को पतलून की जिप से बॉल टेम्परिंग करते कैमरे की निगाहों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। होना तो यह चाहिए था कि डुप्लेसिस के साथ वही सलूक होता जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में बॉल टेम्परिंग के इल्जाम पर शाहिद अफरीदी के साथ हुआ था, यानी शाहिद अफरीदी पर अगले 2 मैचों के लिए पाबंदी लगा दी गई और जुर्माना अलग हुआ। 2003 में श्रीलंका में खेले जाने वाले सह अफ्रीकी टूर्नामेंट में शुएब अख्तर को भी ऐसी ही सजा मिली थी। मैच फीस का 75% जुर्माना भी हुआ था, मगर डुप्लेसिस का केस सामने आया तो रहमदिली के दरिया बहने लगे, मुआफी का जज्बा जाग उठा। इसीलिए डुप्लेसिस को सिर्फ मैच की आधी फीस का जुर्माना करके इंसाफ का बोलबाला कर दिया गया। एक ही जुर्म में दी जाने वाली सजाओं में तजाद क्यों है? खबर यह है कि पीसीबी खत लिखकर आईसीसी से वजाहत मांगेगा, मगर वाकिफान हाल कहते हैं पीसीबी में मुसलसल सियासी मुदाखलत ने इसे दुनिया में बेतौकीर बना दिया है। यानी क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा वाला मामला है। हकीकत यह है कि मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग का शोर उठा था तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आसिफ, सलमान और आमिर को निशाने इबरत बना दिया गया था, मगर दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ी खेल से क्या क्या खिलवाड़ करते रहे। भारत में आईपीएल के नाम पर शराब, शबाब और पैसे की खातिर कैसे घिनौने खेल खेले गए। मैच फिक्सिंग का खुरा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर के घर जाता पाया गया, मगर आईसीसी चैन की बंसरी बजाती रही। सवाल यह है कि पाकिस्तान के साथ आईसीसी का रवैया इम्तियाजी क्यों है? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज। सरफराज नवाज साहब, कि पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों होता है? देखें, जब आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड रिचर्डसन, जो साउथ अफ्रीकन है और ये करोनिया का वाइस कैप्टन था टेस्ट क्रिकेट में भी, और वो जब वहाँ रहेगा तो पाकिस्तान को इंसाफ की क्या तवक्को करनी चाहिए। अब उसने डेफिनेट बून को कहा होगा कि बी लीनियर, नहीं तो तुम भी अपनी नौकरी से जाओगे। अब आप देखें, 3 चीज़ें हुई हैं और सजा एक आदमी को मिली है। डुप्लेसिस ने जो जिप के ऊपर ये रगड़ा गेंद, वो इंटेंशनल था और इट वाज ऑल प्लान बिफोर दे केम टू यूएई, और वहाँ पे ये जो जिप लगा के आए, आज तक नहीं हुआ कि किसी ने जिप लगाई हो ट्राउज़र के ऊपर, जेबों के ऊपर। उसके बाद आप देखें, फ्लैंडर ने नाखून से गेंद को ऐसे टेम्पर किया, उसके फिर नेक्स्ट डे मॉर्कल ने टेम्पर किया। उन दोनों को कोई सजा नहीं, कोई बात नहीं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर खामोश है। ये सिर्फ खत लिख रहे हैं ताकि लोगों को बता दें कि हमने खत लिख दिया है, खामोश हैं। नजम सेठी आप देखें, एक ऐसे चैनल का आदमी है जो इंडिया से राब्ते हैं और इशारे आए होंगे कि खामोश रहो, बकवास नहीं करनी। जी ये बताएं सरफराज नवाज साहब, आपको लगता है अब अपीलें हो रही हैं, बार बार कहा जा रहा है कि इम्तियाजी सलूक क्यों, साबिक टेस्ट क्रिकेटर वकार यूनुस हों, दीगर हों, वो सब ये बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों? हमारे खिलाड़ी अगर करें तो सजा कहीं ज्यादा जाती है, मैच नहीं वो खेल सकते, पाबंदी लग जाती है, लेकिन यहाँ हमें दोहरे मेयार, एक ही जुर्म में दोहरे मेयार नजर आ रहे हैं। इस पर आपको लगता है आईसीसी को नजरसानी करेगा या बस मामला दबाया जाएगा? देखें, जब आपका बोर्ड जुआरियों की बात करेगा, नजम सेठी वहाँ जाके कहते हैं कि जुआ में जो जेल काट के आए हैं उनको माफ़ कर दें, तो वो क्या समझेंगे? आप देखें, स्ट्रिक्ट हों, आप जो डिसिप्लिन और जो कवानीन है उसके ऊपर अगर आप बात करें कि जो कवानीन की बेवकूफ़ी करता है उसको पूरी सज़ा मिले और सज़ा से ज़्यादा सज़ा मिले, ये इस तरह की बातें नहीं कर रहे। अब मैं हैरान हूँ मियां नवाज शरीफ साहब को, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाएं और इन ऐसे लोगों से निजात मिले जिनको क्रिकेट की समझ ही नहीं है। अब एडहॉक कमेटी बन गई है, 10,000 आदमियों ने पिटिशनें डाल दी हैं, उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील है कल। अब ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्रिकेट जो है वो अदालतें चलाएंगी। जी ये बताएं, ये कमजोरी हमारी है, पीसीबी कमजोर है, हमारा इदारा कमजोर है जिसकी वजह से इस तरह के केसेस होते हैं? इससे टीम के मोराल पर क्या फर्क पड़ता है? अभी वनडे मैचेस की सीरीज अभी होनी है, दूसरे टेस्ट में जो सलूक हुआ सबको नजर आया कि धांधली की है साउथ अफ्रीका की टीम ने, उसके बावजूद उनको कोई सजा खास नहीं दी गई। उसके बाद लगता है कि टीम के मोराल पर फर्क पड़ता है, आने वाली सीरीज पर फर्क पड़ता है इससे? देखें, इनको फौरी तौर पर चाहिए था
कि अमेजन मीटिंग कॉल करते, खत लिखना तो ऐसे फेस सेविंग है, वो कहते हैं गोंगलों से मिट्टी हटानी, वो खतों के ऊपर क्या है, वहाँ जवाब आ जाएगा। ये होगा अमेजन मीटिंग कॉल करें, वहाँ आप कहें कि अंपायर जो हैं वो भी बराबर के शरीक है और उनका कैप्टन जो स्मिथ है उसके सामने जो ट्राउजर बने हैं ये जिप वाले, ये प्री प्लान था, और उसके कैप्टन को भी सजा दें, 3 से 6 माह उसको बैन करें और प्लेयरों को बैन करें, जब जाके बात होती है। दूसरी चीज जो आपने कहा और एक रोजा मैचेस की, अब आप देखें 8 प्लेयर जो टीम थी 15 की, 8 प्लेयर वापस आ गए और 8 प्लेयर वहां गए ओडीआई की टीम में। दुनिया में इतनी ज्यादा चेंजेस कभी हुई हैं कि 8 प्लेयर आप बदल दें तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। सरफराज भाई ये बताएं, आप भी फास्ट बॉलर रहे हैं, बड़ा ये इसका जिक्र होता है बॉल टेम्परिंग का। कुछ फास्ट बॉलर शेब अख्तर मसलन ये कहते हैं कि इसको लीगल कर देना चाहिए, नाखून लगाना, बॉल को बेहतर रखने के लिए कोशिश करना, इसको लीगल कर देना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पर? देखें, ये वो लोग हैं जो बॉल टेम्परिंग करके विकेट देते हैं। वकास यूनुस, वसीम अकरम, ये अब्दुल कादिर का भी बयान है कि गेंद बनाते थे फिर विकेट लेते थे, और ये सारा जो मामला चला हुआ है आइंदा के लिए ख़त्म होना चाहिए। जो भी गेम हो फेयर एंड स्क्वेयर हो, विदाउट टेम्परिंग और ईमानदारी से खेल हो। और मैं ये कहूँगा कि आईसीसी को सख्त कवानीन बनाने चाहिए, जो बॉल टेम्परिंग में थोड़ा सा भी पकड़ा जाए उसको आपका कहना है कि ये सब बॉल टेम्परिंग करते रहे हैं, ये खिलाड़ी बॉल टेम्परिंग करते थे, सभी बॉल टेम्परिंग करते हैं, आपका कहने का मतलब ये? देखें, अब्दुल कादिर ने वादा किया, उसको बोर्ड ने फिर सख्ती की, इस तरह किया, और ये खुद कहते हैं, इमरान खान ने तो एडमिट किया लंदन हाई कोर्ट के मैं टेम्परिंग करता रहा हूँ एंड ही वन द केस, तो ये तो कोई नई बात है नहीं जी। सरफराज नाज़ साहब, ये कब तक होता रहेगा? अभी हम इंडिया में देखते हैं स्कैंडल सामने आते हैं, कुछ वहां पर खास नहीं किया जाता, आईपीएल वहां चलता रहता है। साउथ अफ्रीका का मामला आप देख लें, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है उनके साथ जो सलूक हो रहा है बड़ा इम्तियाजी सलूक है, कुछ नहीं उन्हें कहा जा रही। कब तक इस तरह से चलता रहेगा? जेंटलमैन गेम इसे कहा जाता था क्रिकेट को, अब तो नहीं रही। देखें, इंडिया में आईपीएल में कितना जुआ हुआ, आईसीएल जब जो कपिल देव की टीम थी उसमें जुआ हुआ, और उसके आप देखें जो वहाँ लाहौर बादशाह की टीम थी, इंजमाम से लेके मोइन खान, और उनको फिर क्रिकेट बोर्ड में आप ले हैं कि जुआ माफिया को आप प्रमोट कर रहे हैं। ये नजम सेठी का आपको मैं बता दूं, ही इज लुकिंग फॉर मनी। मुझे इसमें बड़ा सख्त शक है कि ये चाह रहा है कि जो इसने 10 करोड़ का एक फ्लैट खरीदा हुआ है वह अमेरिका में, और उसके बाद 1 करोड़ एफईआर ने इसको जो फाइन किया हुआ है, और इसके ऊपर 1 करोड़ का जो जमा कराना है, उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। अब आप देखें जी, बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब वक्त दिया। सरफराज नवाज साहब का कहना यह है कि ज्यादा कमजोरी हमारी अपनी है, पीसीबी एक कमजोर इदारा है जो इस तरह से आवाज नहीं उठा सकता, आईसीसी में उसकी सुनवाई नहीं होती। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी पकड़े गए बॉल टेम्परिंग करते हुए, लेकिन उन्हें कोई खास सजा नहीं दी गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं दी गई थी। न्यूज आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। फिल्म वार की खिड़की तोड़ कामयाबी का सफर जारी है। लगता है फिल्मी सनत को नई सोच और नौजवान जज्बों की जरूरत है। वार ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की 65 साल की तारीख में कामयाबी और बिजनेस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म ने रिलीज के 10 रोज मुकम्मल होने के बाद 10 करोड़ 50 लाख रुपए का रिकॉर्ड साज बिजनेस किया है। ये किसी भी पाकिस्तानी फिल्म की तरफ से कमाए जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। हकीकत यह है कि 2013 पाकिस्तान की नीम जां फिल्म इंडस्ट्री के लिए खुशगवार साबित हुआ है। पहले फिल्म जिंदा भाग को ऑस्कर्स की फॉरेन फिल्म कैटेगरी में शामिल किया गया, और अब नई रिलीज होने वाली फिल्म वार खिड़की तोड़ रश ले रही है।
रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। एक रिकॉर्ड यह बना कि पाकिस्तान की तारीख में एडवांस बुकिंग के तौर पर सबसे ज्यादा टिकट फरोख्त हुए। फिल्म पाकिस्तान में 42 सिनेमा घरों में रिलीज हुई। 2 दिनों में ही 2 करोड़ 70 लाख रुपए कमाकर किंग खान की चेन्नई एक्सप्रेस का रिकॉर्ड तोड़ डाला। वार ने पहले दिन 1 करोड़ 14 लाख रुपए कमाए। इसके मुकाबले में चेन्नई एक्सप्रेस का पाकिस्तान में पहले दिन का बिजनेस 90 लाख रुपए था। इस रिकॉर्ड के टूटने के चर्चे भारत में भी हुए। भारत की सबसे बड़ी खबरसां एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, टीवी चैनल CNN, IBN और दीगर कई चैनल्स ने वार की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी को नुमाया अंदाज में कवरेज दी। खुशाइन बात यह है कि वार की नुमाइश दुनिया के 25 मुल्कों में मुतवक्के है। वार की कास्ट में शान, शमून अब्बासी, आयशा खान और सिंगर अली अजमत शामिल हैं। वार की कामयाबियों का सफर जारी है, जिसने साबित कर दिया है कि नई सोच और जवान जज्बे हो तो कामयाबी कदम चूमती है। इस कामयाब फिल्म के पीछे क्या सोच कार फरमा थी, ये जानेंगे फिल्म के डायरेक्टर बिलाल लाशारी से। बिलाल लाशारी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ लाए। ये बताएं, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इनकी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया कैसे? देखें जी, ये एक पाकिस्तानी फिल्म है और पाकिस्तानियों को हमेशा जो है अपने मुल्क के कंटेंट के लिए एक हमेशा प्रेफरेंस रहेगी। एक रीज़न इसकी ये भी है कि लोगों की एक नीड है कि हमारे मुल्क से एक अच्छी फिल्म बने, अच्छी फिल्में निकलें। तो इंडियन फिल्में हम ज़रूर देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे अगर मुल्क से अच्छा कंटेंट निकले तो किसी और मुल्क के कंटेंट को उस पर प्रेफरेंस दी जाए। तारीख में इतनी कामयाबी किसी फिल्म को नहीं मिली बाज़ हवालों से। आपको क्या वजह नजर आती है इसकी? कहा गया इसका बजट बहुत ज़्यादा था, क्या आप समझती हैं? कहानी अच्छी थी, क्या वजह थी? देखें, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड की फिल्म लोगों को देखने को मिली। इसकी जो सही जो एंटिसिपेशन थी, इसकी हाइप वो बनी थी जो इसके सबसे पहला इसका ट्रेलर आया था। तो अगर अब मैं सोचता हूँ कि उस ट्रेलर में क्या ऐसी चीज़ें थीं जो लोगों को अपील की और उन्हें एकदम से इस तरफ उनका ध्यान गया। एक तो हमारी कास्ट बहुत अच्छी थी। हमने मुल्क के जो हमारे स्टार्स हैं उनको एक फ़िल्म में इकट्ठा कर लिया। हमारी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत थी, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन कंपनी थी इस फिल्म के पीछे। फिर इसकी जो विजुअल्स हैं, इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है, जो इसकी पोस्ट प्रोडक्शन है, जो इसके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं एक फ़िल्म के, म्यूज़िक इसके साउंड इफ़ेक्ट, साउंड डिज़ाइन, हर चीज़ में हमारी ये कोशिश थी कि हम एक नया स्टैंडर्ड और एक नया बेंचमार्क क्रिएट करें। और पाकिस्तानी सिनेमा में एक नई फिल्म को बनाने में बड़ा अरसा लगा, एडिटिंग में भी कई साल लग गए। ये सारा काम पाकिस्तान में हुआ है, इतना अरसा क्यों लगा? जी, टोटल 3 साल लगे इस फिल्म को। और इस स्केल की, इस लेवल की फ़िल्म को बनने में इतना टाइम मेरे हिसाब से कोई इतना ज़्यादा भी नहीं था जितना इस फिल्म ने एंड में किया है। उस हिसाब से देखिए, पाकिस्तान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस वक्त। एक फ़िल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है, वैसे ही बहुत मुश्किल काम होता है एक फ़िल्म बनाना, पाकिस्तान में तो बहुत ही मुश्किल है। और जो इश्यूज़ जो सिर्फ इस इंडस्ट्री को नहीं, हर कारोबार को अफेक्ट कर रहे हैं हमारे मुल्क में, जैसे कि लोड शेडिंग है, तो हम सब कुछ इस प्रोसेस को ना स्लो डाउन कर देती है। तो हमें बहुत अगेंस्ट द टाइड जाना पड़ा। हैं आपकी, क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से? देखिए, बिजनेस तो बहुत अच्छा किया है इस फिल्म ने, तो अब इसका रिजल्ट ये होगा कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और बहुत सारी, अब आप देखेंगे, नई इन्वेस्टमेंट आएगी, नए सिनेमाज खुलेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो अब यंगर जनरेशन है वो इंस्पायर होगी कि ये भी एक फील्ड है, एक लाइन ऑफ वर्क है जिसको हम एज अ फुल टाइम करियर देख सकते हैं। तो इस फिल्म के बहुत सारे मुल्क से बाहर भी नुमाइश की बातें हो रही हैं। आप समझते हैं ये बड़ी इंटरनेशनल फिल्म से कम्पीट कर सकती है फिल्म? देखिए, इसका कंटेंट जो है थोड़ा सा इट्स वेरी पाकिस्तानी फिल्म। तो हमारे जो मेन जो टारगेट ऑडियंस होगी वो एक तो पाकिस्तानीज़ होंगे जो मुल्क से बाहर हैं, वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार भी कर रहे हैं इस फिल्म का, क्योंकि उनको खबर मिल रही है, पाकिस्तान से कनेक्टेड होते हैं। और उसके अलावा क्योंकि फ़िल्म जो है वो इंग्लिश में है काफ़ी हद तक, तो उसका मकसद यही था कि पाकिस्तानियों के अलावा भी जो मार्केट है उसको भी हम टारगेट करें और इस फिल्म को उधर भी दिखाएं। जी, पैसे का कितना रोल है? क्या कहा जा रहा है बहुत बिग बजट ये फिल्म थी, ये भी एक वजह कामयाबी की कि बड़ा बजट होगा फिल्म का, बड़ी कास्ट होगी, तभी पाकिस्तान में फिल्म कामयाब हो सकती है। आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत सारी इससे भी बड़ी बजट की फिल्में होती हैं जो कामयाब कई बार नहीं होती, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कामयाबी में। कभी भी आप कह नहीं सकते कि कोई फिल्म कितनी कामयाब होगी।
ये आप अपना काम कर देते हैं, फिर ये अल्लाह मियाँ पे होता है कि कितनी फिल्म ने कितना बिजनेस करना है, ये ऑडियंस पे होता है, वो किस तरह रिएक्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़रूर इसकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और इसने बहुत हेल्प किया इस फिल्म को, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी जो जिस तरह का टीम वर्क इसके अंदर था, जिस तरह की मेहनत हुई है, उस वजह से भी ये फिल्म आज इतनी कामयाब हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नौजवान हिदायतकार बिलारी, उनकी फिल्म वार बहुत कामयाबियां समेट रही है। पाकिस्तान की तारीख में कम ही फिल्मों ने इतना कामयाब बिजनेस किया है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चलकर और भी कामयाबी समेटेंगी पाकिस्तान की दीगर फिल्म्स और नौजवान लोग भी इस काम में आएंगे। न्यूज़ आवर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।